हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पर आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने बात करी कि त्रिकोणमितीय फलन एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं और प्रतिलोम फलन उन्हीं फलनों के लिए परिभाषित किए जाते हैं जो एकेकी आच्छादक होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलनों के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित करने के लिए इनके प्रांतों को प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इनके प्रांतों को प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, अर्थात ऐसे प्रांत का चयन किया जाता है जिसके अंदर ये त्रिकोणमितीय फलन एकेकी व आच्छादक हो। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन sin x की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो sin x का जो ग्राफ है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन sin x अपने संपूर्ण प्रांत के लिए एकेकी आच्छादक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ x के समांतर एक रेखा खींचे तो वह रेखा इस वक्र को अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसा कि यहाँ पर एक रेखा खींचकर हम बताते हैं आपको, ये रेखा हमने खींच दी। ठीक है, ये रेखा x के समांतर है। ये जो रेखा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये रेखा खींचेंगे तो यह रेखा इस वक्र को अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार से बहुत बिंदुओं पर ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा इस वक्र को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इस फलन को एकेकी आच्छादक बनाने के लिए एक प्रांत का इस प्रकार से चयन किया जाता है कि उस प्रांत में ये फलन एकेकी और आच्छादक हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक प्रांत का चयन करूं, जैसे -π/2 से +π/2, तो देखो मैंने ये ड्रॉ करी -π/2 की लाइन, यानी कि इस लाइन पर x का जो मान है वो -π/2 है। और मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन पर x का मान +π/2 है। ठीक है, यहाँ पर x का मान -π/2 है और यहाँ पर x का मान +π/2 है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ब्रांच दिख रही है आपको, ये जो ब्रांच आपको दिख रही है, ये ब्रांच, इस ब्रांच में y बराबर sin x जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक होगा। जैसे हम बात करें, ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं x के समांतर। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी। ठीक है, अगर ये लाइन कहीं से भी निकल रही हो, ठीक है, यहाँ से निकालो इसको, यहाँ से निकालो, कहीं से भी इस लाइन को निकालते हैं तो ये लाइन इस ब्रांच के, इस शाखा के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रांत के लिए या इस शाखा के लिए y बराबर sin x जो फलन है ये एकेकी व आच्छादक फलन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी ब्रांच का भी चयन कर सकते हैं, दूसरे प्रांत का भी चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अब की बार चयन किया, ठीक है, यहाँ पर x का मान है -3π/2 और यहाँ पर x का मान है -π/2। तो -3π/2 और -π/2 के बीच में ये जो वक्र है, ठीक है, ये जो शाखा है, इस शाखा के लिए भी y बराबर sin x जो फलन है वो एकेकी आच्छादक होगा। इसी प्रकार से दूसरी शाखाओं का हम चयन कर सकते हैं। जैसे कि ये शाखा हमने चूज करी, उसी प्रकार से ये शाखा हमने चूज करी। ठीक है, ये शाखा ले लो आप, यहाँ से
प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2। तो इन सभी शाखाओं के लिए या फिर इन सभी परिसीमित प्रांतों के लिए, इन सभी प्रतिबंधित प्रांतों के लिए यह फलन एक एक ही वाच्छादक होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले से ही दिया गया है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रतिबंधित प्रांत दे रखा है, एक -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। इन तीनों प्रतिबंधित प्रांतों के लिए साइन एक्स एक एक ही वो आच्छादक होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों प्रांतों के लिए हम इस फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है भाई, इन प्रांतों के लिए ये फलन क्या हो गया, एक एक ही आच्छादक हो गया। ठीक है, अगर फलन एक एक ही आच्छादक हो गया तो हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक ही आच्छादक फलनों के प्रतिलोम फलन ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर cos x की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये cos x का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो cos x भी संपूर्ण प्रांत के लिए एक एक ही वो आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो हमें cos x के लिए भी ऐसे प्रांत का चयन करना पड़ेगा जिस प्रांत के लिए ये फलन एक एक ही और आच्छादक हो। जैसे हम बात करें, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन x बराबर 0 को प्रदर्शित कर रही है और ये जो लाइन है ये x बराबर पाई को प्रदर्शित कर रही है। इनके बीच जो वक्र की शाखा है, ये जो रेड शाखा दिख रही है आपको, वक्र की शाखा है। ठीक है, इस शाखा के लिए y बराबर cos x जो फलन है वो एक एक ही आच्छादक है। क्योंकि अगर हम x के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन, जैसे लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन इस शाखा को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये शाखा जो है इसके लिए y बराबर cos x फलन एक एक ही वो आच्छादक है। इसी प्रकार से हम दूसरी शाखाओं का भी चयन कर सकते हैं, जैसे ये माइनस पाई से 0 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पाई से 2 पाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारी ऐसी शाखाओं का चयन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रांतों का चयन कर सकते हैं जिनमें y बराबर cos x फलन एक एक ही वो आच्छादक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्रतिबंधित प्रांत दिए गए हैं, -पाई से 0, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। इसी प्रकार से tan x का हो जाएगा। tan x का ग्राफ आप यहाँ देख सकते हो। तो ये लाइन जो अनंत स्पर्शी रेखा है, इनफाइनाइट लाइन है, वो पहले से ही ड्रॉ हो रखी है। दूसरी इनफाइनाइट लाइन पहले से ही ड्रॉ हो रखी है। तो इनके बीच में जो वक्र है, इनके बीच में जो वक्र है, जो शाखा है, ये वाली जो शाखा है, ये शाखा एक एक ही वो आच्छादक है। ठीक है, इस शाखा के लिए फलन एक एक ही वो आच्छादक है। ठीक है, अगर हम यहाँ x के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इस शाखा को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मतलब इस शाखा के लिए, इस पर्टिकुलर प्रांत के लिए, प्रांत कौन सा हो गया, ये -पाई/2 से पाई/2। ध्यान रखना यहाँ पर -पाई/2 और पाई/2 सम्मिलित नहीं है, इसलिए हम इसे छोटे कोष्टक में लिखेंगे -पाई/2 से +पाई/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि -पाई/2 और पाई/2 दोनों इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरी ब्रांचों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया -3 पाई/2 से -पाई/2।
वैसे ही यहाँ पर ये, ठीक है, ये प्लस पाई बाई टू से प्लस 3 पाई बाई 2, तो इस प्रकार से बहुत सारी शाखाओं का चयन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो इन तीनों प्रतिबंधित प्रांतों के लिए tan x का प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार से cot x का हो जाएगा, sec x का हो जाएगा और हो जाएगा cosec x का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फलन का प्रांत होता है वो उसके प्रतिलोम फलन का परिसर होता है, और जो फलन का परिसर होता है वह उसके प्रतिलोम फलन का प्रांत होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सभी प्रतिबंधित प्रांतों के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा प्रतिलोम फलन आएगा उन सभी के ये जो प्रतिबंधित प्रांत हैं वो परिसर होंगे। ठीक है, अगर हम इस शाखा की बात करेंगे तो ये शाखा इसके प्रतिलोम फलन के लिए परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक ऐसे प्रांत का चयन करते हैं, एक ऐसी शाखा का चयन करते हैं जो जीरो के आसपास हो। ठीक है, ऐसी शाखा का चयन करते हैं जो जीरो के आसपास हो, और वह शाखा, ठीक है, मुख्य शाखा कहलाती है। वह शाखा मुख्य शाखा कहलाती है। और जब हम इस मुख्य शाखा के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित करते हैं तो प्रतिलोम फलन का जो परिसर आता है उस परिसर को मुख्य मान कहा जाता है। जैसे कि अगर हमने इस शाखा का चयन किया, ये जीरो के आसपास शाखा है, ये वाली -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 वाली। ठीक है, तो ये साइन एक्स के प्रतिलोम फलन के लिए परिसर होगी -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, और इसे ही हम साइन इनवर्स एक्स का यानी साइन एक्स के प्रतिलोम फलन का मुख्य मान कहेंगे। इसी प्रकार कोस एक्स के लिए हम 0 से पाई चयन कर लेंगे। ठीक है, मुख्य शाखा के रूप में 0 से पाई का चयन कर लेंगे। उसी प्रकार tan x के लिए -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 का चयन कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कोट एक्स के लिए 0 से पाई चयन कर लेंगे। सेक एक्स के लिए 0 से पाई -पाई बाई 2 ये चयन कर लेंगे। और जो कोसेक एक्स हैं उसके लिए -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 -0 इसका चयन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी शाखाएं हैं, इन शाखाओं से संबंधित जो प्रांत हैं वह इनके प्रतिलोम फलन के परिसर हो जाएंगे, और उनको हम प्रतिलोम फलन के मुख्य मान कहें। अब हम प्रतिलोम वर्तीय फलन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम ले लेते हैं, यहाँ कोई त्रिकोणमितीय फलन है, मान लो साइन एक्स है, तो y = साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करते हैं, x की जगह हम एंगल पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, एंगल या फिर कोण पुट करते हैं। ठीक है, तो साइन में अगर एंगल पुट करते हैं तो y हमें प्राप्त होता है वैल्यू। क्या प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होता है। आई बात समझ में। जैसे x = मान लो हमने पाई/2 लिया, यानी x की जगह हमने 90 डिग्री का कोण ले लिया, पाई/2 रेडियन का एंगल ले लिया। ठीक है, तो हमें y = प्राप्त होगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का मान कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है, यानी साइन के अंदर अगर एंगल पुट करते हैं तो साइन हमें वैल्यू देता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका प्रतिलोम वर्तीय फलन ले लेते हैं, यानी हम y = साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर उल्टा होता है, इससे उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y बराबर मिलता है एंगल। y बराबर हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है। यानी x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स हमें एंगल देगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
मान लो x इज इक्वल टू 1 है, देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, हम साइन में क्या पुट करें कि वैल्यू 1 प्राप्त हो जाए। तो क्या पुट करते हैं, पाई/2 पुट करते हैं, तभी तो वैल्यू क्या होती है, प्राप्त होती है, हमें 1 प्राप्त होती है। तो इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कि साइन के अंदर कौन सा एंगल पुट करें कि हमें ये वैल्यू प्राप्त हो, ठीक है। एक वैल्यू प्राप्त हो तो पाई/2 पुट करेंगे तभी तो एक प्राप्त होगा। वैसे ही देखो x इज इक्वल टू मान लो √3/2 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन में कौन सा एंगल पुट करें कि हमें √3/2 प्राप्त हो जाता है। तो हम पाई/3 पुट करेंगे, यानी कि 60 डिग्री हम उसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। ऐसे ही हम x इज इक्वल टू 1/√2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। देखो साइन के अंदर क्या पुट करें कि हमें 1/√2 वैल्यू प्राप्त होता है। तो हमें पाई/4 पुट करना पड़ेगा, यानी कि 45 डिग्री हमें उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई साइन इनवर्स एक्स की। ऐसे ही हम कोस इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स हमारे पास कोई प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और y क्या प्राप्त होगा, हमें एंगल प्राप्त होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो साइन इनवर्स x है ना, ये पूरा का पूरा एक एंगल है, तभी तो हमें एंगल मिल रहा है। तो x की जगह मान लो मैं पुट कर देता हूँ 0, ठीक है। x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोस में कोस में कितना डिग्री एंगल या फिर कितना रेडियन एंगल पुट करें ताकि हमें 0 वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमें पाई/2 पुट करना पड़ेगा, यानी कोस के अंदर अगर पाई/2 पुट करेंगे तब हमें वो 0 वैल्यू देगा। आई बात समझ में, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता है कोस इनवर्स 1। और कोस के अंदर क्या पुट करें, देखो मैं कोस इनवर्स की बात नहीं कर रहा, कोस में क्या पुट करें कि वह हमें 1 वैल्यू देता है। तो कोस में अगर 0 डिग्री पुट करते हैं या 0 रेडियन पुट करते हैं तो वो वैल्यू प्राप्त होता है हमें 1, ठीक है। वैसे ही x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलनों के ऐसे प्रतिबंधित प्रांतों का चयन किया जा सकता है जिनके लिए वह फलन एक एक ही आच्छादक होता है। आई बात समझ में, ठीक है। यानी अगर फलन एक एक ही आच्छादक हो गया तो हम उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उन सभी प्रतिबंधित प्रांतों के लिए हम उस फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन के वक्र की जो मुख्य शाखा है, जिसकी चर्चा हमने अभी स्टार्टिंग में की थी, जो मुख्य शाखा है उसके अंतर्गत आने वाला जो प्रांत है उसके लिए हम उसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन परिभाषित करते हैं, ठीक है। यही बात, ये जो पहला पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है, इन दोनों के अंदर यही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि एफ का प्रांत यानी किसी फलन का प्रांत बराबर होता है एफ इनवर्स का परिसर। एफ इनवर्स का परिसर होता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। इसके अलावा एफ का परिसर
किसके बराबर होता है? एफ का परिसर बराबर होता है एफ इनवर्स के प्रांत के, एफ इनवर्स का प्रांत। ठीक है भाई, उल्टा होता है दोनों में। ठीक है, एफ का प्रांत एफ इनवर्स का परिसर और एफ का परिसर एफ इनवर्स का प्रांत। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ हम बात करते हैं साइन की। ठीक है, तो साइन एक्स का प्रांत, साइन एक्स का प्रांत। ठीक है, हम मुख्य शाखा की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, आगे सभी जगह हम मुख्य शाखा की बात करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का प्रांत, अब मुख्य शाखा के अंतर्गत आने वाला प्रांत कौन सा था? तो मुख्य शाखा के अंतर्गत आने वाला प्रांत जो है वह है -π/2 से π/2। अरे भाई यही तो है। ठीक है, तो ये साइन एक्स का प्रांत है। तो साइन एक्स का प्रांत किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स के परिसर के, यानी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का परिसर। परिसर देखो यहाँ पर हम मुख्य शाखा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। मुख्य शाखा, मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान, आई बात समझ में? यानी मुख्य शाखा के अंतर्गत आने वाला जो प्रांत है वही साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहलाएगा। बाकी जो अन्य शाखाओं के अंदर आने वाले प्रांत हैं उन्हें हम साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान नहीं कह सकते। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आ गया। अब साइन एक्स का परिसर क्या होता है? तो साइन एक्स का परिसर, देखो परिसर तो सभी शाखाओं के लिए सेम ही होगा। ठीक है, साइन एक्स का परिसर तो क्या होगा? साइन एक्स का परिसर क्या होता है? -1 से 1 ये होता है। अब देखो एफ का परिसर किसके बराबर? एफ इनवर्स के प्रांत के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के एक्स का प्रांत। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यानी साइन एक्स का परिसर -1 to 1 होता है, वो किसके प्रांत के बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स के प्रांत के बराबर होगा। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का प्रांत आ गया -1 to 1, और साइन इनवर्स एक्स का परिसर या फिर साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, जनरली ये यूज करते हैं हम मुख्य मान, परिसर यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि परिसर में तो सभी शाखाओं के अंतर्गत आने वाले साइन एक्स के प्रांत हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मुख्य मान जनरली यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कोस इनवर्स की वैसे ही बात कर लेते हैं। तो कोस एक्स का प्रांत क्या होता है? कोस एक्स का प्रांत किस शाखा में? मुख्य शाखा में। यानी मुख्य शाखा के अंतर्गत आने वाला कोस एक्स का प्रांत क्या होता है? तो वो होता है 0 to π। आई बात समझ में? बराबर क्या होगा? बराबर होगा कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान। यहाँ पर डायरेक्ट मुख्य मान लिख देता हूँ मैं, कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान, और कोस एक्स का परिसर, कोस एक्स का जो परिसर है, ठीक है, वो होता है -1 to 1, किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स एक्स का प्रांत, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत या डोमेन। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य मान होंगे और उनके प्रांत होंगे। ठीक है, हम यहीं के यहीं उनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसके अंदर सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलन हैं, उनके मुख्य मान हैं और उनके प्रांत दिए गए हैं। देखो अभी अभी हमने देखा साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, प्रांत क्या होगा? -1 to 1। अब देखो यहाँ पे मैं सिमिलर टाइप के जो मुख्य मान हैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों के जो मुख्य मान हैं वो एक ही टाइप के हैं। जैसे -π/2 से π/2 है, ये बड़ा कोष्टक। ध्यान देना, टेन इनवर्स एक्स में छोटा कोष्टक यूज हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। इस चीज की चर्चा हमने पहले भी की है। आई बात समझ में? अब जो कोसेक इनवर्स होता है, कोसेक इनवर्स एक्स, उसका मुख्य मान होता है बड़ा कोष्टक -π/2 से π/2। यहाँ पर ध्यान देना, इसके अंदर
जीरो शामिल नहीं है, इसलिए इसको हमने माइनस और अलग से जीरो का सेट बना के इसको हमने अलग कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना, याद कैसे करोगे कि जो -π/2 और π/2 दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो को हमने अलग कर दिया है। वैसे ही हम अभी अभी हमने देखा था कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान और उसका प्रांत। ठीक है, क्या होता है कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान, तो वह होता है 0 to π और प्रांत होता है -1 to 1। इसी प्रकार से कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 0 to π, लेकिन ध्यान देना यहाँ छोटा कोष्टक है जिसके अंदर 0 और पाई शामिल नहीं है। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान हो जाएगा 0 to π। ध्यान देना, बड़ा कोष्टक है। ठीक है, इसमें से बाकी निकलेगा π/2। ठीक है, याद कैसे करेंगे, तो 0 और पाई दोनों का जो मध्य मान है वो क्या होगा, दोनों के मध्य में आने वाला एंगल क्या होगा, तो वो होगा π/2, तो उसको हम घटा देंगे इसमें से। ठीक है, याद करने की ट्रिक है ये एक तरह से। आई बात समझ में? तो इनके ये मुख्य मान हैं, इन सभी को याद कर लेना। ठीक है, ये तीनों सिमिलर हैं, तीनों को साथ लिखा। ठीक है, बाकी ये तीनों सिमिलर हैं तो इनको भी तीनों को साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनके जो प्रांत हैं वो क्या होंगे, ये साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा -1 to 1, टेन इनवर्स एक्स का आर होगा, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं इसके प्रांत हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोसेक इनवर्स एक्स इसका हो जाएगा r -1 to 1। आई बात समझ में? यानी कि संपूर्ण वास्तविक संख्याओं में से -1 से 1 तक की जो वास्तविक संख्याएं हैं वो घटा देंगे, तो ये संख्याएं प्रांत के अंदर शामिल हो जाएगी। किसके प्रांत के अंदर, कोसेक इनवर्स एक्स के प्रांत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी छोटा कोष्टक है। आई बात समझ में? यानी -1 और 1 तो इसके अंदर शामिल है, लेकिन बाकी जो -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं हैं वो आर के अंदर शामिल नहीं है, मतलब इसके प्रांत के अंदर शामिल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, अब कोस इनवर्स एक्स इसकी बात करें तो -1 to 1 है, किसके समान है, साइन इनवर्स एक्स के समान है। कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो आर है, किसके समान है, टेन इनवर्स एक्स के समान है। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो r -1 to 1 है, किसके समान है, कोसेक इनवर्स एक्स के समान है। इसलिए मैंने ये जो साइन है इस प्रकार का ये लिख दिया है। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स समान है। अगर साइन इनवर्स एक्स का याद हो गया तो कोस इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का याद हो गया तो कोट इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का याद हो गया तो सेक इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इन सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के ग्राफ की चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका ग्राफ बनाना सीखेंगे। आए बात समझ में? ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।